चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, कंप्लीट नाम इसका ये है। तो शुरू करते हैं। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच। कहीं मेरी वॉइस चली जाए तो मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा आप, तो मैं, है ना, या मतलब मैसेज नहीं, माइक ऑन करके बता दीजिएगा। कोई भी आपको एरर दिखे बीच में समझने में भी तो मुझे आप बता दीजिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। आज हम लोग, ये हमारा मेन क्या है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोक विकास एवं पर्यावरण। अब इसमें हम सबसे पहले आज डिस्कशन करेंगे सिलेबस पर कि हम लोग एनवायरमेंटल स्टडी में क्या पढ़ेंगे और पैटर्न देखेंगे, हम क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हम जब डिटेल में जाएंगे तो हमको साथ साथ में माइंड में हम क्रिएट करते जाएंगे क्वेश्चन। अच्छा, इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या ये क्वेश्चन हमने वहां पढ़ा था, को रिलेशन भी हमारा साथ साथ चलेगा। तो क्या है सिलेबस? सबसे पहले सिलेबस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी स्लाइड्स मिलेंगी। कहीं भी कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम आए, किसी वर्ड को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो हिंदी में या इंग्लिश में तो आप पूछ सकते हैं। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर या हिंदी वाले हैं? माइक ऑन करके बताइएगा आप जो भी मैं पूछूं। मैम हिंदी मीडियम ज्यादा है मैम, लेकिन ओके ठीक मैम है, हिंदी। ठीक 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 है, थैंक यू सो मच। तो पहला हमारा क्या है, सब टॉपिक हमारा है विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, और यहाँ पे मिलेनियम लगा दिया है और संपोषणीय लगा दिया है। ये दो अलग अलग, अब इनको इंग्लिश वाली स्लाइड में देख लेते हैं तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएंगी चीजें। मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम यहाँ पे ये लेके चले हैं एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, कहा गया है कि डेवलपमेंट करना है हम लोग। किन की बात करें, ज्यादातर जो कंट्रीज रही हैं वो कैसी रही हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी का क्या रहा है, गुलाम रहा है किसी ने। और हमारे यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं वर्ल्ड में कितने वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं अभी तक, बताइए जी। टू हो चुके हैं, ये सबको पता है। तो वर्ल्ड वार क्या होता है ये अभी हम एक लेटेस्ट भी देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन का जो चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कुछ सालों बाद शायद एक और वर्ल्ड वार 3 की शक्ल ले ले। तो हम देख रहे हैं कि जब भी कोई इस टाइप की घटना घटती है, ऐसे कुछ क्रियाविधि होती है, एक्टिविटी होती है, तो क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका क्या होता है, नुकसान होता है, हानि होती है। उसके बाद एक, जब ये सब खत्म हो जाएगा, मान लो यूक्रेन पे रूस ने कब्जा कर लिया या यूक्रेन लड़ लिया, झगड़ लिया, बराबरी हो गई, या वर्ल्ड ने पूरा प्रेशर डाला रूस के ऊपर, तो वो अपनी जो है एक्टिविटी को बंद कर देगा। लेकिन उसने जो कर चुका है, दोनों साइड से जो जो हो गया है, उसके बाद जितना नुकसान हो चुका है, जितने सारे रिसोर्स समाप्त हो चुके हैं, तो क्या होगा, उनकी उतने रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी पूरी दुनिया में, क्योंकि सारी दुनिया में ही तो है रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज? अब जो परमाणु हथियार का यूज कर रहे हैं ये लोग, तो उससे दो टाइप के नुकसान हो रहे हैं। जिस परमाणु हथियार का ये यूज कर रहे हैं, उस परमाणु जोन सा भी परमाणु है उसका यूज काय में कर सकते हैं हम, डेवलपमेंट के लिए उसका यूज हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं, दूसरी बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं जो ह्यूमन के बेनिफिशियल हो। लेकिन उसका उल्टा हो रहा है कि हम उसके मानव के विनाश के लिए उसका यूज कर रहे हैं। और अगर हम उसके नुकसान, दूसरे नुकसान की बात करें तो क्या हो सकता है कि जो अब परमाणु विस्फोट हुआ है, एटम का जो विस्फोट हुआ, उससे
पर्यावरण पे, वातावरण पे तो पूरा नुकसान हो रहा है ना, बुरा असर पड़ रहा है। तो दो तरह के नुकसान है, एक तो कमी भी हो रही है उस चीज की, उसका सही डायरेक्शन में यूज नहीं हो रहा है, और जो यूज गलत हुआ है उससे बहुत सारे तरह के बीमारियां फैल रही हैं, जिससे क्या हो रहे हैं, मनुष्य के साथ साथ दूसरे जीव जंतु भी सारे लंबे समय तक, कई ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी बीमार होंगे उनको नुकसान होगा, कई पीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनके लंबे समय तक चलते रहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं मैं, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, अभी तक भी कई लोगों में उसके जो है दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आप जो नुकसान हो गया है, तो ये जागरूकता लाने के लिए कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनका हम ऐसे यूज करें कि वो हम भी यूज कर लें और हमारी आने वाली कई जनरेशन भी उसका यूज कर सकें, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है। फिर हम बहुत स्पीडी तो नहीं चल रही है समझाने वाली जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक समझ आ रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है? सही है। नहीं मैम ठीक है। ठीक है, कहीं भी आपको लगे तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। अब हमारे परस्पर संबंध किससे, पर्यावरण के साथ में, आपस में हमारा एक दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे हमारे रिलेशन है, संबंध कैसे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें किसका रोल होता है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब नृजातीय, मतलब मानवीकृत, 3 वर्ड इसके हिंदी में, हिंदी सिलेबस आप देखोगे तो उसमें नृजातीय आपको शब्द मिलेगा, उसका मतलब है हम जो भी कर रहे हैं हमारी सारी एक्टिविटी इसमें आएंगी, और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, ये भी हमको पढ़ना है। फिर आपका आता है एनवायरमेंटल इश्यूज, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल। लोकल एकदम ही हमारे आसपास का, जैसे होता है ना, हमारी एक बिल्कुल घर के पास की शॉप होती है, हमें डेली नीड जो भी जरूरत पड़ रही हम दौड़ के चले गए, किसी बच्चे को भेज दिया, फट से उसने सामान लेके आ गया। दूसरी थोड़े से दूर की होती है, मार्केट जाके वहां से सामान लेके आते हैं। फिर तीसरी और ही होती है कि दूसरे शहर से भी हमको लाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इनको समझने के लिए एक जो हमारे आसपास, बिल्कुल ही घर के आसपास की चीजें, फिर थोड़ा सा दायरा बड़ा हो गया है इसका, फिर थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे आ गई तो ग्लोबल हमने नाम दे दिया। तो इनको हम पॉल्यूशंस को इन इन लेवल पे हमको पढ़ना है। कौन कौन से पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल हैजार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे घर में, पर डे पता नहीं कितने निकलते हैं। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है, क्या इफेक्ट होता है, कौन सी बीमारी किससे होती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कोई बताएगा क्लाइमेट चेंज क्या होता है? इसका हिंदी में इसको कहते हैं जलवायु परिवर्तन। आपने मौसम देखे हैं, मौसम तो समझते हैं ना, ऋतु परिवर्तन तो पता है सभी को। जी मैम जी मैम। यस क्या मैम। अभी मैम जलवायु क्लाइमेट चेंज ये है मैम कि जो अभी के डेट में जो मतलब जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश हो नहीं रही है, मतलब अनसीजनल बारिश हो जा रही है, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मैम, और कहीं पे एयर का प्रेशर बढ़ जा रहा है। और एकाएक मैम अभी वहाँ पे साउथ में मैम वहाँ पे देखे थे हमने मैम कि एकाएक पृथ्वी नीचे चली गई थी, गड्ढा बन गया था। ये सब जलवायु परिवर्तन के ही अंदर आएंगे। अभी मैम एरोप्लेन उसको एयर प्रेशर के कारण मैम एयर में फ्लोट करने लगी थी 20 मिनट्स तक, उसका इंजन भी सही था, हर चीज सही था। ये सब मैम जलवायु देखिए, परिवर्तन एकदम एकदम सही बता रहे हैं आप, बस इसमें हमको एक चीज और ऐड करनी है। ऋतु परिवर्तन क्या होता है, थोड़े थोड़े कम टाइम पीरियड में चेंज हो जाता है। सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, उसके बाद क्या आ जाएगा,
बरसात आ जाएगी, ये रोटेशन चलता रहता है। जलवायु परिवर्तन क्या है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड में जो चेंज आता है वो जलवायु। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि जो चल रहा था, फिक्स थे, सभी सीजन फिक्स थे कि इतने से इतने तक सर्दी पड़ेगी, जनवरी से मतलब अभी आपका जून से लेके सितंबर तक मान लीजिए बारिश होनी है, थोड़ी थोड़ी अक्टूबर तक चली जाती थी। अभी क्या होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, किसी भी सीजन में कुछ भी हो रहा है। अभी तक अक्टूबर तक भीषण गर्मी ही पड़ रही है, देखा जाए तो ऑलमोस्ट बारिश हो रही है लेकिन साथ साथ गर्मी भीषण पड़ रही है। तो ये वाकई में अब क्लाइमेट चेंज हो गया, लंबे साल मतलब कई सालों के बाद जो स्थायी परिवर्तन होने लगते हैं वो कहलाते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लियर है सभी को? टाइम पीरियड का अंतर है दोनों में, सीजनल मतलब ऋतु परिवर्तन में और क्लाइमेट चेंज में। क्लियर है सभी को? यस मैम। और ये होता हमारी एक्टिविटी के ही कारण है, हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, हम जो भी कर रहे हैं उसी के कारण ये चेंजेस आते हैं, जो एक लंबे समय के बाद स्थायी परिवर्तन पूरे मौसम में ले आते हैं। जो ऋतु परिवर्तन है उसी को पूरा सिस्टम उसका बदल देते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, और हमारा एक टॉपिक रहेगा कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये फिर हम उसमें सारे पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जिससे हमको एनर्जी मिल रही है, प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, उन सारे हम सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। हम सोलर से एनर्जी प्राप्त करते हैं। आजकल सोलर पैनल आपको हर जगह दिखाई देंगे, बहुत सारे यूज कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आज की डेट में कम से कम हमारे यहाँ तो ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी पे ज्यादा डिपेंड हो जाएं अकॉर्डिंग टू अदर सोर्सेज। फिर विंड एनर्जी है, सॉइल एनर्जी है, हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी, जिस रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे हम, मतलब उनकी रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं। और एक हमको पढ़ना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें हमको नेशनल प्लान ऑन चेंज, क्या क्या योजनाएं बनाई गई है, क्या क्या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं और क्या क्या किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका आ जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आपका आ जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। इनसे फिक्स क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, डीप क्वेश्चन आते हैं। एक दो आपको एग्जाम्पल अभी दिख जाएंगे, हम सैंपल क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इतनी चीजें हमको पढ़नी है। अच्छा एक चीज और बताइए, किसी ने अभी एग्जाम दिया है, जो अभी एग्जाम हुआ था आप में से? यस मैम, मैंने दिया था। तो आपने वहाँ पे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन देखे होंगे? जी मैम, कैसे क्वेश्चन आए थे? क्या क्वेश्चन था? 1990 में जो मैम पेरिस एग्रीमेंट में कितना % हम जो है मैम कार्बन को कम करेंगे, ये आया था मैम क्वेश्चन। वेरी गुड, ये मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम जब क्लास ली थी ना। तो मतलब अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, पांचों के पांचों क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से ही आते हैं, बाहर से कहीं नहीं आता है। अब वो थोड़ा सा टेक्निकल, जैसे मैंने कहा ये वाला जो लास्ट टॉपिक है ना, इससे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप कैच कर लेते हैं उसको, और 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, समझने का थोड़ा सा अंतर रहा होगा, क्योंकि एक पार्ट ना इसमें एनवायरमेंटल स्टडी में एक क्वेश्चन वैल्यू एजुकेशन, एक टॉपिक नहीं वैल्यू एजुकेशन का इसमें नहीं है,
हायर एजुकेशन में एनवायरनमेंट आता है, तो वहां पे भी हायर एजुकेशन में भी क्वेश्चन आए होंगे एनवायरनमेंट के, और थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है क्योंकि फिक्स है, हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आते ही है। मतलब पेपर 1 में हर टॉपिक से, जैसे हायर एजुकेशन से 5 आएंगे, एनवायरनमेंट से 5 आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5, सबसे 5-5 आते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं ना, तो बटे रहते हैं ऐसे। तो शायद कहीं पे थोड़ा सा वो समझने में हो गया होगा, आए तो होंगे 5। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, और इन क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं करना है हमको, सिर्फ क्वेश्चन का भी पैटर्न देखना है सॉल्व। और आप इनको नेट पे भी सर्च मत कीजिएगा अभी, आपको खुद ब खुद जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना ये सारा सिलेबस, तो आपको खुद ही क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, अच्छा इस वाले का आंसर ये है, और बाकी के फिर आपको साथ साथ दूसरे क्वेश्चन लेके चलना है। अब टीचर का काम क्या होता है, कोई भी पढ़ाता है ना, तो वो आपको गाइड ही कर रहा है। मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया, मान लो कि ये क्वेश्चन है, तो आपको इसके 4 आगे के क्वेश्चन और 4 पीछे के क्वेश्चन, मतलब इसके जैसे और जितने आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कीजिए, तब आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं है, फिर आपकी कोई रुकावट नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ हाँ बताऊंगी कि ऐसा ऐसा करना है, उसके आगे पीछे की आपको जितनी भी चीजें मिल रही है वो सब साथ में कर लो, क्योंकि लिमिट होती है ना बताने वाले की, और आपने और ज्यादा कर लिया तो फिर तो आप समझ लो जेआरएफ आपका कहीं नहीं गया। तो एक क्वेश्चन ये जो हमको दिख रहा है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। कैसा क्वेश्चन है ये? थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी जब हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण, जब पढ़ेंगे ना, ये आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन? ध्वनि प्रदूषण के स्तर में 30 डेसिबल की वृद्धि निम्नांकित में से किसका द्योतक है? 30 dB इंक्रीज इन नॉइज पोल्यूशन लेवल रिप्रेजेंट, ये मतलब समझने वाली बात है, ध्वनि की तीव्रता में 30 गुना वृद्धि हो रही है, इसका मीनिंग समझना है हमको कि ये जो लिखा है इसका यहाँ इनमें से क्या मीनिंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन में निम्नांकित में से किसका सर्वाधिक योगदान है? सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कौन सबसे ज्यादा रोल है किसका इन चारों में से? ये हमको देखना है। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, बार बार ना सिर्फ नेट जेआरएफ में बल्कि और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है। ये बहुत ही ज्यादा जी मैम इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इसका, ये अभी हमको डिस्कस नहीं करना है क्या है ये तो हम बाद में करेंगे। आप खुद सही आंसर सर्च भी मत करना, टाइम वेस्ट मत करना अभी सर्च करने पे किसी भी क्वेश्चन में। ये जब क्लियर हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, अपने आप आंसर करेक्ट पता चल जाएगा। ठीक, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है इसलिए इस पे से क्वेश्चन आते ही हैं। अब ये कैसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट में ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, कुछ क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं। टेक्निकल आते हैं पॉल्यूशन वाले पोर्शन से, बाकी ज्यादातर फैक्चुअल आते हैं। जल के महत्वपूर्ण गुणवत्ता प्राचालों में से एक अविलता का मापन किया जाता है। हिंदी इतनी कठिन आती है आपको, इसलिए मेरा आपको सुझाव यही रहेगा कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़िएगा, कहीं अटक रहे हैं तो हिंदी के देखिएगा, क्योंकि दोनों भाषा मैंने इसीलिए रखी क्योंकि शब्द ना बहुत कठिन आते हैं हिंदी के भी, तो आप पढ़ के जाएंगे पहले से तो माइंड मेकअप रहेगा, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। ये यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी शायद कुछ लोगों को ना आए समझ में, टर्बिडिटी है इसका, टर्बाइडिटी इसका मतलब होता है, हम अभी देख रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश में नदियों का पानी कैसा होता है बताइए? मैला साफ, मैला वाइट नहीं रहता, एकदम साफ। जब बारिश नहीं रहती तो नीचे हमको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। मटमेला कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इधर मैं समझा देती हूँ, पहले तो शब्द तो आप खुद ही निकाल लोगे। ये पत्थर रखे हैं, जीव जंतु हैं, मछलियां, ये सब आपको साफ साफ नजर आता है जब
स्वच्छ रहता है पानी दूसरे आम दिनों में, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो सब जगह की मिट्टी, कीचड़, गंदगी सब इसमें जब मिल जाती है तो पारदर्शिता जो होती है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बाधित हो जाती है। तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्बाइडिटी, यानी मटमैलापन जो है। अब इस मटमैलेपन को किसी पानी में या किसी वाटर बॉडी में ये इसका परसेंटेज कितना है, कितना मटमैलापन है या कितने कण है उसमें, उसको मापने की यूनिट कौन सी है, इसमें से आपको बताना। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर हमारा क्वेश्चन कैसा आ रहा है, ये भी नेक्स्ट एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि, जिसमें भी ईयर पूछ रहे हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ अभी तक देखिए ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन मिले हैं, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। अगर पढ़ा है तो दिन मतलब सूर्य पूर्व से उगता है, पढ़ा है, पता है, बताया है लोगों ने, तो फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम सही करेंगे। नहीं पढ़ा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। ये हमारा आ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्वेश्चन। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, एक पेरिस से आया था, ये इस बार मॉन्ट्रियल से आ रखा है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है शायद ना, सॉरी जून 2023-24 का है ये। इसमें क्या पूछा है, इंग्लिश वाला देख लो, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लेना स्लाइड से बाद में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सह लाभ से संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचाने, मतलब को बेनिफिट क्या है इसके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, इनमें से आपको वो बताना है। को बेनिफिट्स ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आर, जो दिए हैं उनमें से। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने फैक्ट पढ़े हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन आप देख रहे हैं। यहाँ जितने क्वेश्चन पढ़े उसमें से हमने अभी तक 60% से ज्यादा 70% हमारे फैक्चुअल ही है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको ये प्रवचन शब्द समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब होता है फ्लूड यानी बाढ़। ये देखो, अब आपको इतना कठिन शब्द दिया हुआ है हिंदी में भी, तो आप हिंदी में पढ़ेंगे कि इंग्लिश में पढ़ेंगे, दोनों लैंग्वेज साथ में रखनी पड़ेगी आपको। सूखा पूछ लिया, यहाँ पे बाढ़ है, ये फ्लूड। तो ये पूछ रहे हैं प्राकृतिक विपदाओं में निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता, पता नहीं रहता जिसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके तो चारों उत्तर है मैडम, मेरे ख्याल से तो चारों उत्तर सही है। चारों उत्तर नहीं है, यही तो कमाल की बात है कि चारों उत्तर नहीं, उत्तर तो एक ही है, पूछते नहीं तो वो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछते जिसमें वो खुद फंस जाए। फंसाने वाले कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हाँ, गलत हो जाता है, वो जो गलत होते हैं, जैसे इस बार के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए थे, वो क्लेरिकल मिस्टेक्स होती हैं। तो इसलिए कई बार हम, अभी इस बार तो शायद नहीं रखा है मैंने, इसके पहले जो क्लासेस ली थी उसमें मैंने हायर एजुकेशन के जो क्विज रखे थे उसमें गलत आंसर भी रखे थे एज इट इज वो सारे क्वेश्चन, ताकि हमें पता रहे। हमारा माइंड मेकअप हर तरह से होना चाहिए, एग्जाम में जाके हमारा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, हम वहाँ कूल बने रहे कि हाँ नॉर्मल है, ये कोई इसमें विशेष बात नहीं। इसका आंसर क्या है, अर्थ क्या क्या इसका आंसर? आंसर की अपने को बात ही नहीं करना है अभी, नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं अभी बात ही नहीं करना है ये आप खुद बताओगे, ढूंढना भी नहीं आप, अभी सिर्फ ये देखना है। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं, ये इससे आपका कॉन्फिडेंस उस समय आएगा ना कि हाँ मैंने पढ़ लिया। अगर आप पहले ढूंढ लोगे एक क्वेश्चन, उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, जरूरी नहीं है, इससे रिलेटेड दूसरे आ जाएंगे। तो आप जब पढ़ लोगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तब उसमें जितने क्वेश्चन आएंगे सब बनेंगे आपसे। नेक्स्ट है हमारा, यह कहना एक सर्वमान्य सत्य है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का उद्भव हुआ तब वहां कोई नहीं था। इस प्रकार जीवन के उद्भव के संबंध में किसी भी अभिकथन को सिद्धांत माना जाना चाहिए। इतना लंबा आप पढ़ोगे तो आपके सिर में दर्द वैसे ही हो जाएगा। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, अभी तक फैक्चुअल पढ़ रहे थे, ये टेक्निकल, जिसमें आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा हिलाना डुलाना पड़े, वो कैसा होता है, टेक्निकल क्वेश्चन होता है। आप इसको इंग्लिश में पढ़ लेना, तो आप आंसर निकाल लोगे इसका। ये 2023 का क्वेश्चन है। ये आ गया हमारा कौन सा वाला, एब्रीविएशन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया।
अभिकथन और तर्क, एक कारण होता है और एक कथन होता है, और पूछते हैं कि कथन जो है वो सही है कि नहीं, कारण जो है वो सही है कि नहीं, और दोनों एक मतलब जो सेकंड है वो पहले वाले को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आपका आ जाएगा, ये फिर कैसा आ गया आपका, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है, ये भी आपका एक प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। ये फिर आपका कथन। तो कुल मिला के आपको कितने पैटर्न दिखे इसमें, पैटर्न देखने थे हमको, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सारे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमने देखा 2 टॉपिक है, ये एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, बस उनका नंबर चेंज हो जाता है, कभी कोई पूछ लेते हैं कभी कोई पूछ लेते हैं। तो ये एक स्टोरी से अपन ने ऐड की है इसमें, उस स्टोरी से हम याद कर लेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। ये हमारे क्वेश्चन के पैटर्न, कितने टाइप के क्वेश्चन आए, पैटर्न क्या क्या है इसमें देख लिया आपने, बताइए एक बार। क्या हुआ, नाराज हो गए सब लोग, आंसर नहीं दिया मैंने तो? फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। जी एकदम सही पहचाना। 2-3 टाइप है, एक टाइप और है इसमें, मैच द कॉलम या मैच, 2 सूचियों को मिलाने वाला आता है ना, वो कोई क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाया है। एक वो भी है, जैसे एक साइड पूरे दे दिया आपकी जितनी भी संधियां और समझौते हैं ना, एग्रीमेंट्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो, एक साइड ये दे देंगे, एक साइड इनका ईयर दे देंगे, ऐसे करके एक क्वेश्चन मैच द कॉलम वाला भी आता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, इनको हम सॉल्व करेंगे जब हमारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आप खुद सारे के आंसर धड़ाधड़ बताएंगे, फिर हम और भी क्वेश्चंस ले लेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे विषय पर, जो हमारा टॉपिक है उसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या होता है पर्यावरण, सबसे पहले अब हम ये बात कर लें, क्या होता है पर्यावरण, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बताइए क्या होता है पर्यावरण, आप ही आंसर करेंगे इसका, तो जल्दी बताइए, कोई भी बताइए, जो भी है आपके मन में वो बिल्कुल अपनी अभिव्यक्ति बताएं। अरे मैम हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है, जो पेड़ पौधे जो भी हम देखते हैं अपने मानव प्रकृति का जो है मैम, प्रकृति का, वो सब मानव पर्यावरण प्रकृति के का अंतर्गत है। संबंध दोनों का। अच्छा, और देखिए, कोई भी आपसे पूछे पर्यावरण क्या है, बहुत सरल आंसर है, जो कुछ भी है वो सब कुछ पर्यावरण है या नहीं? जी मैम, जी मैम। एनवायरमेंट, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है हमारे आसपास, जो कुछ भी, एवरीथिंग इज एनवायरमेंट, राइट। अब दूसरा प्रश्न उठता है, पर्यावरण हमको नेट जीआरएफ में क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, बताइए। दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हमें क्या जरूरत है, हमें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसके लिए हम एग्जाम दे रहे हैं, क्यों हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, बताइए। कोई तो बोलो, चलिए मैं ही बता देती हूँ। जो हमारा अभी पहला क्वेश्चन था, और पहले क्वेश्चन का जो आंसर था ना, उसी से हमारा दूसरा आंसर निकलता है। हमने क्या पढ़ा, क्या सुना, जो कुछ भी है वो सब पर्यावरण है, तो जो कुछ भी है वो पर्यावरण है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा उस पे और उसका हम पे इफेक्ट पड़ता है, और जब इफेक्ट पड़ता है तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका ध्यान रखें, जो करें हम ऐसा करें कि उस पर बुरा इफेक्ट ना पड़े। इतना इम्पोर्टेंट है कि आज की डेट में एजुकेशन के हर लेवल पर, नर्सरी से लेके, आपका अगर बच्चा स्कूल जा रहा है या रिलेटिव में जो नहीं है मैरिड, उनके जो भी नोन है, उनके घर में से कोई ना कोई बच्चा जाता है पहली में, नर्सरी में, वहीं से आप देख रहे हो एनवायरमेंटल स्टडी स्टार्ट हो जाती है।
राइट और रॉन्ग? यस मैम। पहली Yes, ma'am. मतलब जब से स्कूल जाना शुरू किया बच्चे ने, उसका एनवायरमेंटल स्टडी स्टार्ट हो गई। पहले तो घर से ही हो गई, घर में भी हम सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारे घर में कोई पेट है या आसपास है, हम बताना शुरू कर देते हैं नहीं इसको नहीं मारना है, इसके साथ में जेंटल बिहेवियर रखना है हमको। या पेड़ पौधा, बच्चा कि कुछ बच्चों की आदत होती चलते चलते पेड़ पौधों की पत्तियां नोच ली, चलते चलते पशुओं को, गाय को मार दिया। तो ये बचपन में उनको शिक्षा नहीं मिली, इसलिए वो ऐसी आदतें उनमें डेवलप हो जाती हैं। लेकिन आज की डेट में ये है कि हम बच्चों को घर से, जैसे स्कूल निकला उसका सोशल एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गया और वहां पे वो सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखता है। इतना इम्पोर्टेंट है तो इसको एजुकेशन के हर लेवल में, हर क्लास में, हर कोर्स में इन्वॉल्व किया गया है। यही एकमात्र कारण है कि हमें पता होना चाहिए जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, हम योग के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो भी हम, ऐसा तो नहीं है कि हम एनवायरनमेंट से अलग हो जाएंगे, हम एनवायरनमेंट में रहेंगे और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट भी करेंगे। इसलिए हमें एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना जरूरी है, बस यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया फुलफिल। तीसरी चीज आती है डेफिनेशंस की। हम बात करें और अर्थ की बात करें तो दो लोगों की बात हम यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा नहीं कर पाई मैं, समझ में आ रहा है ना? लिखा हुआ दिखाई दे रहा है फोन में ये? जी मैम, जी मैम। ठीक है। एक है महानुभाव, महापुरुष, इंग्लिश व रोमन हॉलैंड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों व प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास एवं परिपक्वता को, ये उन्होंने क्या कठिन भाषा में लिख दिया। ये लिखा वही है जो हमने अभी 2 मिनट पहले बात करी। ठीक, अभी हम आगे की स्लाइड में जब आएंगे ना तब वहां हमारा क्लियर हो जाएगा, बातें सब वही हैं। ये मैं हूं, ये मेरा पर्यावरण है, आसपास जितने भी चीजें हैं, जीव जंतु हैं, वो सब क्या है? पर्यावरण है। इसका इफेक्ट मुझ पे और मेरा इफेक्ट इन पे पड़ रहा है, यही क्या है? एनवायरनमेंट है। यही चीज उन्होंने इतने बड़े बड़े भारी भारी शब्दों में लिख दी है। अगर कहीं एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मैच द कॉलम। कोई एक ऐसा नाम ले लो जो यहाँ पे अलग हो, जैसे 2-3 वैज्ञानिकों की, 4 वैज्ञानिकों की। अब जो अभी मैं 2 मिनट पहले बात कह रही थी ना आपसे कि टीचर सिर्फ गाइड करता है, यहाँ ये आप, मैंने इतना 2 लोगों का बता दिया, ये आपका होमवर्क हो जाएगा आज का। आपका खुद का एफर्ट यहाँ लगेगा कि आप 10 लोगों की, जितनी आपको मिल रही है एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, आप पढ़ डालो, मैच द कॉलम बनाओ। एक साइड लिखो आप साइंटिस्ट का नाम या जो जिसने डेफिनेशन दी है उसका नाम लिखो, दूसरे साइड क्या डेफिनेशन दी है, उसमें से सारी बहुत लंबी लंबी रहती है, याद करना मुश्किल होता है। एक शब्द उठा लो, कोई सा भी एक शब्द ऐसा जो दूसरी डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, वो अलग सा शब्द उठा के उसको यहाँ डाल दो, तो आपकी आराम से 10 डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, तो आपका एफर्ट यहाँ लगेगा। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन को सम्मिलित करता है। तो यहाँ पे आपको इंटरेक्शन शब्द याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, ये इंग्लिश में भी है स्लाइड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, यहाँ से आपको इंग्लिश में पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश हिंदी के शब्द समझ में नहीं आ रहे तो उससे इंग्लिश में हो जाएगा। अब उसका अर्थ और हम देख लें। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, एक फ्रेंच शब्द है। पहले तो हम ये देखेंगे कि एनवायरमेंट जो है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा? एनवायरोनर, इससे बना हुआ है और जिसका अर्थ क्या होता है? घेरा हुआ या घेरना, चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, परि प्लस आवरण। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपने पढ़ी होंगी सभी ने, कहीं ना कहीं किसी ना किसी
क्लास में आपने पढ़ रखी होंगी, बस यहाँ रिवाइज कर लीजिए उनको। चारों ओर, परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है ढके हुए। पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आसपास मानव जंतुओं की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली बाह्य दशाएं आदि सब चीजें आ जाएंगी एक दूसरे से, क्योंकि सब जुड़ी हैं। अब हम ये डेफिनेशंस आ गई यहाँ पे, जो हमने अभी बात की थी कि डेफिनेशंस कैसे याद करना है, ये 2 लोगों की हमने ऐड करी है, बाकी की आप खोजिए और उनको यहाँ पे अपनी कॉपी में आज से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। साथ साथ चलेंगे तो लोड नहीं बढ़ेगा और चेक करवाइएगा। नोट्स बनाए हैं कल में सारे सबकी कॉपी में, इतना आज जो पढ़ा है कल सब लेके आइएगा कॉपी में, चेक करेंगे पहले कॉपी, उसके बाद क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक, जे कुछ कह रहे हैं कोई? J.S. रॉस के अनुसार पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण, वातावरण को या पर्यावरण को इन्होंने क्या कहा? एक बाह्य शक्ति बता दिया J.S. रॉस ने। हर्ष कोविड ने क्या कहा है? पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालता है। जीवन को तो प्रभावित करता ही करता है, डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। किसने कहा ऐसा? हर्ष कोविड ने। अभी कोविड आया तो कोविड ही कोविड नजर आ रहा है ना, हर्ष कोविड से याद रख सकते हो आप, दोनों को कोरिलेट करके। अब वास्तविक पर्यावरण क्या होता है ये हम इस पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है पिक्चर? आपको एकदम सब चीजें नजर आ रही हैं? यस और नो? जी मैम, दिखाई दे रहा है। देखिए, पर्यावरण मेनली जो है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2 प्रकार के घटकों से, कंपोनेंट से मिलके बनता है। कौन कौन से? एक होते हैं नॉन बायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक, यानी अजैविक और जैविक। आपने रामायण जी का एक अगर पढ़ी होगी, सभी ने रामायण जी, वहां पे एक चौपाई आती है, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पढ़िए किसी ने? नहीं पढ़ी? रामायण जी नहीं पढ़ी? हाँ सुने हैं मैम, सुने हैं। सुनी, पढ़ी नहीं, लेकिन चलो कम से कम सुनी तो है ना। बस यही हमारा पर्यावरण है, समझ लीजिए। इसी चौपाई में पूरा पर्यावरण हमारा समाया हुआ है। क्षिति मतलब धरती, क्षितिज जल पावक, फिर जल आ जाएगा। ये यहाँ पे इस पिक्चर में सारी चीजें हैं, 5 पंच तत्व जिनको हम बोलते हैं ना, योग में हम पढ़ते हैं पंच महाभूत। ये आपका जल है, ये आपकी जमीन है, धरती है, जल है, ये आपका लाइट हो गई, प्रकाश, और ये आपका हवा हो गई यहाँ स्पेस में, ये आपका आकाश हो गया, सारी चीजें हो गई इसमें। ये कैसे है? एबायोटिक है, मतलब अजैविक है, इनमें जीवन नहीं है, जीवन इनमें है, ये बायोटिक है, लेकिन ये सारे मिलके इनको बनाते हैं और इनको लाइफ टाइम इफेक्ट करते हैं, जन्म देने से लेके उनके आगे बढ़ने तक, डेवलपमेंट होने तक, सब में इनका ही रोल रहता है। हम अपने अंदर देखते हैं ना, हमारे अंदर ही सारी जो चीजें बाहर है वही सब हमारे अंदर है, क्योंकि हम इन्हीं से मिलके बने हैं। क्लियर है ये? मैम कौन जैविक है कौन अजैविक है? जिसमें जान नहीं है, जो सांस नहीं लेते हैं, वो अजैविक है। जीवन नहीं है जिसमें, जो जीवन को बना रहे हैं, और जो सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जिसमें जीवन है, वो जैविक है। इन्हीं को, जिसमें जैविक है, जो जीवन है जिसमें, उसको बोलते हैं बायोटिक। बायो लग जाता है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। और ये जिनमें जीवन नहीं है वो कैसे? एबायोटिक, नॉन लिविंग जिसमें आ जाते हैं। अभी ठीक है? यस मैम। कल पूछूंगी 5 ये कौन कौन से हैं, और एबायोटिक कौन से और बायोटिक कौन से हैं, ये भी पूछूंगी। इसमें आपके पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जीव जंतु सारे A to Z सारे आ जाएंगे इसमें।
आपके जितने भी जीव हैं वो सब आएंगे इसमें। पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ब्रीदिंग जब वो करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट हमारा ये हमारे टाइप्स हम देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर है। और फिर दूसरे टाइप का कैसा होता है, ये तो हो गए नेचुरल एनवायरनमेंट जो भगवान जी ने बनाया है, और ये मैन मेड है जो हम लोगों ने बना रखा है। मेन मेड में कौन सा आ जाएगा, कृषि उत्पादन क्षेत्र, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एरिया, और हमारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। दो तरह की चीजें हमने बना रखी है। एक तो खेती बाड़ी करके हम अपना काम चलाते हैं, पेड़ पौधों के जरिए सारी चीजें हम डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे तो मतलब पेड़ पौधों की ही कई चीजों को हमको यहाँ ले जाके उनको फाइनलाइज करना पड़ता है, फाइनल टच देना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे उनको बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बन के हमारे पास आता है। तो ये दोनों हमारे एनवायरनमेंट है, मेन मेड। तीसरा होता है परिवहन संकुल, ट्रांसपोर्ट। अब क्या, इससे क्या हो गया, इनने मिलके इनको बना दिया। ये जितने भी एबायोटिक थे, बायोटिक को बना दिया। अब बायोटिक ने मिलके अपने दो टाइप के ये बना लिए, एक ये और एक ये बना लिए। अब जब ये दोनों आए तो फिर वाणिज्य व्यापार शुरू हो गया, कमर्शियल एस्पेक्ट्स की एक शुरुआत हो गई। तो पैसे की बात आने लगी, और पैसे की बात आने लगी तो फिर जरूरत पड़ी एक जगह से दूसरे जगह जाने की भी बात होने लगी। तो उसके लिए हमने अपने ट्रांसपोर्ट के जितने भी रिसोर्सेस थे वो भी डेवलप कर लिए। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन और शुरुआत है हमारी एनवायरमेंटल स्टडी की, एनवायरमेंट और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की। हमारा जो पहला टॉपिक है, कौन सा है पहला टॉपिक, अभी हमने जो सिलेबस देखा था उसमें से किसी को याद है, बताइए। मैम विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और हाँ, वेरी गुड। मिलेनियम डेवलपमेंट मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो हमारे पहले टॉपिक हैं। इनको हम कल से स्टार्ट करते हैं, और अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। हाँ ओके मैम। हाँ, एक सेकेंड। जाइएगा नहीं अभी।